जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। कभी कभी जिसे हम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, वही हमें उस लकीर के उस पार धकेल देता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने 8 महीने के गर्भ के साथ मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे उसके अपने पति ने एक बोझल सामान की तरह फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह से पति और उसकी नई सेक्रेटरी की बिजनेस फ्लाइट लेट हो रही थी। खून से लथपथ वहां फर्श पर पड़ी उस औरत को अकेला छोड़कर वह शख्स अपनी अय्याशी के सफर पर निकल गया। उसे लगा था कि उसकी पत्नी हमेशा की तरह कमजोर रहेगी और उसके पैरों की धूल बनी रहेगी, पर उसे नहीं पता था कि ठीक 7 दिन बाद वह औरत उसे एक ऐसा तोहफा देगी जो उसकी रूह को जीता जी नर्क में डाल देगा। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वह दोपहर का वक्त था। बाहर ऐसी चिलचिलाती धूप थी जो किसी की भी चमड़ी जला दे। अंदर टर्मिनल पर हजारों लोगों की भीड़ अपने पने बैगों के साथ इधर उधर भाग रही थी। इस शोर के बीच, भीड़ के बीच मीरा एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठा रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपने 8 महीने के गर्भ को सहारा दिया हुआ था और दाएं हाथ से एक भारी भरकम ट्रॉली बैग खींच रही थी। उसके माथे से पसीना बहकर उसके मंगलसूत्रों को भिगो रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। अचानक उसके पेट में एक सांस कर रही थी। एक पल के एक साथ ही थी। ऐसी ऐठन हुई कि उसे वहीं रुकना पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसे कछुओं की तरह चल रही हो? मीरा का पति विक्रम पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसी झुंझुलाहट थी जैसे मीरा कोई पत्नी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो जिसने बड़ा नुकसान कर दिया हो। उसने एकदम महंगी डिजाइनर सूट पहनी हुई थी और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा लेदर ब्रीफकेस था। विक्रम को ठीक बगल में एक जवान लड़की खड़ी थी। उस लड़की के महंगे विदेश परफ्यूम की महक ने एयरपोर्ट के एयर कंडीशन की ठंडक को भी दबा दिया था। नताशा नाम की वह लड़की एक बेहद टाइट ड्रेस और ऊंची हील पहने हुए थी। उसके हाथ में 2 बिजनेस क्लास के बोर्डिंग पास थे। नताशा ने हल्के से विक्रम के कान के पास झुककर कुछ ऐसी फुसफुसाहट की जिससे विक्रम का गुस्सा अपनी पत्नी के लिए और भी बढ़ गया। विक्रम, बस 2 मिनट रुको, मीरा ने दुख से कहते हुए कहा। उसकी पीठ के निचले हिस्से से लेकर पेट तक एक ऐसी बेचैनी उठ रही थी जैसे बच्चा अभी बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। मुझे लगता है मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, दर्द बहुत ज्यादा है। विक्रम उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसने मीरा का बैग पकड़ने की बजाय अपनी उंगली सीधे मीरा के चेहरे पर तान दी। नाटक करना बंद करो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मीडिया कंपनी के लिए यह बिजनेस ट्रिप कितनी जरूरी है। गेट बंद होने वाला है और तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो। तुम खुद जिद करके मुझे छोड़ने आई थी ना यहाँ तक, अब दूसरों के रास्ते का कांटा क्यों बन रही हो? पर विक्रम, दर्द सच में हो रहा है, मेरे पैर सुन पड़ गए हैं। मीरा ने अपनी नम आंखों से उस आदमी को देखा जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। वह इस हालत में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि पिछले कई हफ्तों से विक्रम घर नहीं आ रहा था। मीरा के दिल में एक औरत वाली आशंका थी कि विक्रम और नई सेक्रेटरी नताशा के बीच कुछ अजीब चल रहा है। वह बस इस उम्मीद में आई थी कि शायद आखिरी पल में उसके पति को थोड़ी सी शर्म आ जाए और वह थोड़ा वक्त उसके साथ बिता ले। नताशा ने मीरा को तिरछी नजरों से देखा। उसके लाल लिपस्टिक वाले होठों पर एक मक्कार मुस्कान तैर गई। विक्रम सर, चेक इन काउंटर बंद होने वाला है। अगर भाभी जी थक गई है तो आप इन्हें कैब करवा दीजिए, वरना अगर आज दोपहर 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। 2 करोड़ का नाम सुनते ही विक्रम की आंखों में लालच का खून उतर आया। उसने झटके से वह भारी ट्रॉली बैग मीरा के हाथ से छीना और उसे इतनी जोर से आगे धकेला कि बैग के पहिए मीरा के पैरों से टकराए और वह दर्द से चीख पड़ी। अपने लिए खुद ओला बुक कर लेना, घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और मेरा सारा काम खराब करने में लगी रहती हो, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए बिल्कुल वही भाव था जो रास्ते में पड़े किसी कचरे के डब्बे को देखकर होता है। इतना कहकर वह एक बार भी पीछे मुड़े बिना नताशा के साथ सिक्योरिटी चेक इन की तरफ तेजी से निकल गया। मीरा वहीं फर्श पर पत्थर की तरह जमी रह गई। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। एक ऐसी शर्मिंदगी उसके गले तक आ गई थी जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसके दिल के टूटते ही आवाज अभी आंसुओं में बदली भी नहीं थी कि अचानक पेट के निचले हिस्से में एक ऐसी जानलेवा पीड़ा हुई जैसे किसी ने तलवार घोंप दी हो। यह कोई छोटा सा दर्द नहीं था, एक ऐसी बेहद गर्म तरल पदार्थ उसके कपड़ों को भिगोता हुआ एयरपोर्ट के चिकने फर्श पर बहने लगा। वाटर बैग फट गया था। बाप रे, बच्चा होने वाला है। पास ही खड़ी औरत ने घबरा कर पीछे हटी। मीरा उससे ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके आगे अब सब कुछ धुंधला होने लगा था। आसपास का शोर उसके कानों में एक अजीब सी गूंज बन चुका था। जिंदगी और मौत के बीच उस डरावने मोड़ पर एक माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी
उसने कांपते हुए हाथों से अपने पर्स से मोबाइल निकाला और अपनी ठंडी पड़ चुकी उंगलियों से उस एक नंबर को डायल किया जिस पर उनसे सबसे ज्यादा भरोसा था। एक रिंग गई, दो रिंग गई। हेलो, विक्रम ने फोन उठाया। पीछे से उड़ान के आखिरी ऐलान की आवाज आ रही थी। विक्रम, मुझे बचा लो, मेरा वाटर बैग फट गया है, यहाँ खून निकल रहा है, बहुत खूंचा है, मीरा ने हाँकते हुए कहा। उसके आंसू उसके पसीने में खुल चुके थे। फोन के उस पार एक पल का सन्नाटा रहा, फिर एक बेहद दर्द और जहरीली हंसी की आवाज आई। वाटर बैग? 8 महीने में कैसा वाटर बैग फटेगा? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस सस्ते ड्रामे में मुझे फ्लाइट छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हो ना? सुन लो मेरे कान खोलकर, मैंने रास्ते में अब मत आना। और तभी फोन कट गया। उस आदमी ने, उस पिता ने अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की जिंदगी के आखिरी सहारे को अनजान लोगों की भीड़ में हमेशा के लिए काट दिया था। फोन मीरा के हाथ से छूटकर उस गीले फर्श पर फिसल गया। मीरा का सिर आगे की तरफ झुक गया और उसने अपने निचले होठ को इतनी जोर से काटा कि वहां से खून बहने लगा। कृपया कोई एम्बुलेंस बुलाइए, इनकी हालत बहुत खराब है। एक जान पहचान की आवाज नहीं थी, बल्कि एयरपोर्ट पर सफाई करने वाली एक महिला की आवाज थी जिसने मीरा को अपने कंधे का सहारा दिया था। उस महिला ने घबराहट में पेपर टॉवल निकाले और फर्श पर बिछा दिए ताकि मीरा वहां लेट सके। ऊपर छत की लाइट्स अब मीरा की आंखों को चुभ रही थी। उसे सिर्फ उस अनजान सफाई कर्मचारी की मजबूत पकड़ महसूस हो रही थी और बेहोश होने से ठीक पहले उसके दिमाग में एक ही आखिरी ख्याल गूंजा, मुझे जीना होगा, मेरे बच्चे के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। डेटॉल और दवाइयों की तेज महक ने मीरा की नाक में दस्तक दी। उसने धीरे धीरे अपना भारी पलकें खोली। सामने अस्पताल के आईसीयू की सफेद छत थी। उसका पूरा निचला हिस्सा सुन्न पड़ चुका था। जैसे ही उसने करवट बदलने की कोशिश की, उसके पेट पर आड़े में खींचे गए टांकों से ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने उसके मांस को जिंदा नोच लिया हो। मीरा, तू होश में आ गई? नेहा की घबराई हुई आवाज आई। नेहा उसकी कॉलेज के दिनों की सबसे अजीज सहेली थी। नेहा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसके हाथ में अभी भी प्लास्टिक का एक चम्मच था। अपने दोस्त को देखकर मीरा की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए जो उसके माथे तक बह गए। उसने पूछना चाहा पर गला इतना सूख चुका था कि आवाज ही नहीं निकली। रोना मत अभी, टांकों पर आंसू या पसीना गिरेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। नेहा ने जल्दी से टिश्यू से मीरा के आंसू पोंछे, लेकिन उसकी अपनी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। तेरा ऑपरेशन हुआ है इमरजेंसी में, बच्चा 8 महीने का पैदा हुआ है, बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने उसे स्पेशल केयर यूनिट में क्लास इंक्यूबेटर में रखा है। मैं फॉर्म पर साइन करके आई हूँ, तो हिम्मत रख, मैं हूँ ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। मीरा ने इसके हल्के से सिर हिलाया। उसके सीने में एक बहुत बड़ा पहाड़ हट गया था। उसका बच्चा जिंदा था। बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए मॉनिटर की बीप बीप की आवाज के बीच मीरा के जहन में पिछले 3 साल की शादी, वह सिलसिलेवार कहानी घूमने लगी जिसे दुनिया फंसाता हुआ बहुत खूबसूरत मानती थी। लोगों की नजरों में मीरा किस्मत वाली थी कि उसे विक्रम जैसा वाइस प्रेसिडेंट मिला था जो हमेशा महंगे कपड़ों में सज धज कर रहता था। लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती थी जिसने वह जहर पिया था। उसकी सांस शांति देवी एक ऐसी महिला थी जिसे सिर्फ दिखावे और झूठी सांस से प्यार था। जब से मीरा ने अपनी कॉर्पोरेटर जॉब छोड़कर एक छोटा सा फ्लावर और इवेंट डेकोरेशन का बिजनेस शुरू किया था, शांति देवी उसे भिखारन और बोझ समझने लगी थी। मीरा को पिछले महीने की वही शाम याद आई। शांति देवी ने अपनी थाली में पूरी रखते हुए मीरा को ताने देते हुए कहा था, तो इन फूल पत्तियों को बेचकर कौन सा महल खड़ा कर लेगी? मेरा विक्रम अब बड़े करोड़पति लोगों के साथ उठता बैठता है। अगर पत्नी बनकर तू उसकी दौलत नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम घर में ठीक से काम तो कर लिया कर। अपनी इन झाड़ू जैसी सब्जियों की तरह हमारी नाक मत कटवा। ऐसे मौकों पर विक्रम ने कभी अपनी पत्नी का एक लफ्ज ही पक्ष नहीं लिया था। वह बस खाना खाता रहता और मीरा की बेइज्जती को अपना हक समझता था। और सबसे घटिया बात तो यह थी कि विक्रम जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, उसमें पेट्रोल मीरा की उसी छोटी सी फूलों की दुकान की कमाई से डलता था। पिछले ही हफ्ते विक्रम ने बड़े प्यार से ड्रामेबाजी करते हुए उसे मजबूर कर दिया था कि वह अपने आने वाले बच्चे के लिए बचाए हुए 15 लाख उसे दे दे ताकि वह एक नया बड़ा टेंडर पा सके। मीरा ने एक भोली भाली हिंदुस्तानी पत्नी की तरह उस पर भरोसा किया था, लेकिन सब अब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। वह बिजनेस ट्रिप पर नताशा और एयरपोर्ट पर उस जल्लाद की तरह छोड़कर जाना, यह सब कुछ मीरा की भलसमन साहत पर एक जोरदार थप्पड़ था। नेहा ने एक गिलास से मीरा के फटे होठों पर पानी की कुछ बूंदें डाली। मैंने विक्रम के घर वालों को फोन किया था, तुझे पता है? तेरी वह डायन सास क्या बोली? बोली बच्चा 8 महीने का पैदा हुआ है, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा, हमें यहाँ मेहमानों को देखना है और मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत करना।
और तेरे उस दरिंदे पति का फोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। पिछले 56 घंटे से ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है उस कमीने की, नेहा ने दबे गुस्से में गाली देते हुए कहा। उसने अपने पर्स से एक बड़ी सी स्लिप निकाली। देख मीरा, डॉक्टर ने कहा है कि आरव के फेफड़े ठीक से खुले नहीं है, उसे रोज स्पेशल इन्फेक्शन और ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। रोज का खर्चा बहुत ज्यादा बन रहा है। मेरे अपने अकाउंट में 1 लाख एडवांस जमा करा दिया है, पर कल सुबह मुझे 1 लाख और देने हैं, वरना वह ट्रीटमेंट रोक देंगे। मेरी दुकान का सारा केस स्टॉक में फंसा है। तो अपना फोन खोल और अपने उस जॉइंट अकाउंट से मुझे पैसे ट्रांसफर कर दे जिसमें तेरी बचत थी। मैं फॉर्म भर कर आती हूँ। मीरा ने थकान से हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी दुकान और इवेंट से जो पिछले त्योहार में कमाया था वह सब मिलाकर करीब 4 लाख थे, जो उसने विक्रम से छुपाकर उसे जॉइंट अकाउंट में रखे थे। उसने नेहा को इशारा करके पर्स में अपना टूटा हुआ फोन मंगवाया। एयरपोर्ट पर गिरने की वजह से स्क्रीन पर एक लंबी दरार थी। मीरा के कांपते हाथों से बैंकिंग ऐप खोली। फेस आईडी स्कैन होने के बाद कुछ सेकंड तक चक्कर घूमता रहा। उपलब्ध बैलेंस 150। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सफेद पड़ चुके अंगूठे से स्क्रीन को नीचे खींचा ताकि पेज रिफ्रेश हो सके। फिर से वहीं दिखा 100, 150। आपके ठीक नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में एक ऐसी एंट्री थी जिसने मीरा के सीने के खंजर उतार दिया। ट्रांसफर टू विक्रम, अमाउंट 390, 850। यह ट्रांजैक्शन ठीक उसी सुबह हुई थी जब वह लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे। विक्रम ने चुपचाप उन दोनों के उस जॉइंट अकाउंट से एक एक पैसा निकाल लिया था। उसे अपनी पत्नी और अपने खून के उस बच्चे के अस्पताल के खर्चे के लिए एक सिक्का भी नहीं छोड़ा था। क्या हुआ, ऐप चल नहीं रही क्या? नेहा ने मीरा का सफेद मौत जैसा चेहरा देखकर पूछा। उसने मीरा के हाथ से फोन छीन लिया और स्क्रीन देखी। कुछ ही सेकंड बाद नेहा के दांतों के बीच से एक दर्दनाक गाली निकली। कुत्ता, वह आदमी नहीं जानवर है। उसने तुम दोनों को मरने के लिए छोड़ने से पहले तुम्हारा एक एक पैसा चोरी कर लिया। मीरा, यह शैतान तुम दोनों की जान लेना चाहता है। नेहा रोने लगी और अपना सिर बिस्तर के किनारे रखकर तड़पने लगी। एक औरत अपनी पूरी जवानी, अपना शरीर, सब कुछ अपने ससुराल और पति को अर्पण कर देती है, और जब मौत उसके सिर पर खड़ी होती है तो उसके पति ने उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी नोच ली। लेकिन मीरा नहीं रोई। यह एक अजीब बात थी कि उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। जब शारीरिक पीड़ा सदियों के धोखे और जानलेवा षड्यंत्र से मिलती है तो इंसान का दिल पत्थर बन जाता है। उसके सीने में धड़कता दिल अब एक बर्फीली, घने कोहरे और पाले के तब्दील हो चुका था। अंदर से वह पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। पिछले 3 साल का वह समझौता, वह बलिदान, सब कुछ अब सब उसे उल्टे आने जैसा घिनौना लग रहा था। विक्रम सिर्फ किसी और औरत के साथ सो नहीं रहा था। उसने तो बाकायदा प्लानिंग की थी कि मीरा को सड़क पर मौत के घाट उतार दे ताकि उसे एक चवन्नी भी ना खर्च करनी पड़े। नेहा, मीरा की आवाज़ भारी और खुदरी थी, पर उसमें जरा भी कंपी नहीं थी। नेहा ने आंसू पोंछते हुए सिर उठाया। हाँ बोल, रोना बंद कर, वह लोग इस काबिल नहीं है। मीरा ने ऊपर छत की तरफ घूरा। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज थी। उसने बिस्तर की लोहे की रड को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए। पैसे के लिए तू मेरे पापा को फोन कर, उन्हें सिर्फ इतना बोलना कि मेरी इमरजेंसी डिलीवरी हुई है। विक्रम या उसके खानदान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर शर्मा अंकल को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। नेहा हिचकिचाई। मीरा के पिता शर्मा जी सरकार रिटायर्ड थे। वह बहुत अनुशासित थे, पर अपनी बेटी में उनकी जान बचती थी। शादी के वक्त शर्मा जी ने हाथ जोड़कर मीरा को मनाया था कि इस लालची लड़के से शादी मत करो, पर तब मीरा पर इसका भूत सवार था। उसके बाद से दोनों बाप बेटी में थोड़ी दूरी आ गई थी। तू कॉल कर नेहा, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मीरा ने अपनी पलकें धीरे से झपकाई। उसकी सांसें अब भारी होने की बजाय गहरी और शांत हो रही थी। वह मर चुकी थी। अब बिस्तर पर जो औरत जिंदा थी वह एक माँ थी जिसकी नस नस में बदले की आग और जहर दौड़ रहा था। इस पूरे खानदान से मैं अपने आंसुओं का एक एक हिसाब लूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। अस्पताल की खिड़की के बाहर मुंबई का मानसून अचानक शुरू हो गया। तेज बारिश शीशे पर पैर से जोर जोर से बजने लगी, जैसे किसी महायुद्ध का बिगुल बज रहा हो। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में गुजरे वह 3 दिन किसी डार्क रूम की तरह थे, जहां बाहर की दुनिया का कोई हिसाब नहीं था। मीरा अपने बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ी थी। दवाइयों का असर कब का खत्म हो चुका था। जब भी वह खांसती या ठीक से सांस लेने की कोशिश करती, उसके पेट का वह बड़ा सा घाव अंदर तक कचोटने लगता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके पेट में भर दिए हो और उन्हें जोर जोर से रगड़ रहा हो। और थोड़ा सा पानी पी ले, तेरे होंठ सूख पर पापड़ी बन गए हैं और खून निकल रहा है।
नेहा ने एक प्लास्टिक के स्टोव वाला ग्लास उसके मुंह तक लगाया। नेहा ने पिछले 3 दिन से अपनी दुकान बंद कर रखी थी। वह वहीं जमीन पर एक ब्लैंकेट बिछाकर सोती थी और मीरा की एक एक सांस का ख्याल रख रही थी। सच ही कहते हैं कि बुरे वक्त में अपनों की असली पहचान होती है। मीरा ने पानी का एक घूंट लिया और गले में हुई जलन को बर्दाश्त किया। उसने अपनी तिरछी नजरों से साइड टेबल पर रखे उस टूटे हुए फोन को देखा। वह फोन अब भी किसी मुर्दे की तरह ठंडा पड़ा था। पिछले 3 दिनों में एक भी मिस कॉल या मैसेज नहीं आया था। विक्रम दुनिया से इस तरह गायब हो गया था जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद। क्या अभी भी उसका नंबर नहीं मिल रहा? नेहा ने चेयर पर बैठते हुए गुस्से से पूछा। इस जानवर ने कौन सी चल भी खाई है जो अपनी मौत की कगार पर पड़ी पत्नी और इनक्यूबेटर में सांस लेने के लिए तड़पते हुए बच्चे को छोड़कर मजे कर रहा है? मीरा ने एक फीकी हंसी हंसी जिसमें कोई जान नहीं थी। उसने अपने बगल में रखा ब्रेस्ट पंप उठाया और उसे अपनी छाती पर लगाया। मशीन की आवाज के साथ ही दर्द होने लगा, पर मीरा ने दांत पीस लिए और एक ऊफ तक नहीं निकाली। यह दूध की बूंदे ही उसके बच्चे आरव की आखिरी संजीवनी थी। उसे खून भी देना पड़ता तो वह दे देती। उसे कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी को कुछ हुआ है तो वह मैं और मेरा बच्चा है। मीरा बड़बड़ाई। उसकी आंखें पंप में इकट्ठा हो रहे दूध पर टिकी थी। हिंदुस्तानी औरत जब शादी करती है तो वह एक जुए की तरह होता है। मीरा यह जुआ बुरी तरह हार चुकी थी। उस रात जब थकान से नेहा सो गई तो मीरा ने दबे पांव अपना फोन उठाया। उसने डाटा ऑन किया और चुपचाप विक्रम का नंबर मिलाया जो अभी भी आउट ऑफ रीच बता रहा था। लेकिन एक औरत की छठी इंद्रिय ने उसे मजबूर किया और उसे सोशल मीडिया पर नताशा का नाम सर्च किया। नताशा की प्रोफाइल लॉक नहीं थी। सबसे ऊपर एक तस्वीर थी जो करीब 2 घंटे पहले पोस्ट की गई थी। उसके नीचे कैप्शन में लिखा था, एक खूबसूरत बिजनेस ट्रिप जो प्यार और सुकून से भरी है। थैंक यू बॉस, मुझे हमेशा स्पेशल फील कराने के लिए। वह फोटो एक बेहद आलीशान 5 स्टार रिसोर्ट की बालकनी की थी जिसके पीछे बेहद खूबसूरत समंदर और डूबता हुआ सूरज था। टीकवुड की टेबल पर 2 महंगी रेड वाइन की गिलास रखी थी, पर मीरा का दिल उन वाइन के गिलास को देखकर नहीं रुका। उसकी निगाहें फोटो के एकदम कोने में पड़ी। एक चीज पर आकर अटक गई। वहाँ एक ग्रे कलर का ट्रॉली बैग खुला पड़ा था। वही बैग जिसे विक्रम उसे धक्का देकर एयरपोर्ट पर छीन ले गया था, और उस बैग के अंदर कपड़ों की ठीक ऊपर एक छोटे से बच्चे का हल्के पीले रंग का स्वेटर रखा हुआ था। उस स्वेटर पर नीले धागे से एक छोटी सी बतकर कढ़ी हुई थी। यह वही स्वेटर था जिसे मीरा ने अपनी उंगलियों में सुइयां चुभोकर अपने होने वाले बच्चे के लिए बनाया था। 1 महीने पहले जब वह सुइया के का सामान पैक कर रही थी तब वह अचानक गायब हो गया था। मीरा के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने फोन को स्क्रीन को इतनी जोर से दबाया कि दरार और बड़ी हो गई। क्यों? आखिर वह उस आने वाले बच्चे का कपड़ा वहाँ क्यों ले गया? मीरा ने आंखें बंद कर ली। अगर विक्रम पूरी तरह से अपनी पत्नी को भूल चुका होता तो दर्द बर्दाश्त करना आसान होता, लेकिन नहीं, वह भूला नहीं था। उसने वह स्वेटर जानबूझकर अपने उस रिसोर्ट के कमरे में रखा था जहाँ वह अपनी नई महबूबा के साथ जिस्म की भूख मिटा रहा था। वह जानता था कि उसका बच्चा मरने वाला है। वह जानता था कि उसकी पत्नी तड़प रही है, लेकिन उसने फिर भी चुनाव किया। उसने दौलत और वासना को चुना। सबसे घटिया इंसान वही होता जो ध्यान ना दे, बल्कि वह होता है जो जानते बुझते हुए अपनों का गला घोंट दे, सिर्फ यह सोचकर कि सामने वाला तो दबा हुआ है, वह क्या उखाड़ लेगा। विक्रम को यही लगता था कि मीरा जैसे पिछले 3 सालों से घुट घुट कर जी रही थी, आगे भी जिएगी। वह बस थोड़े पैसे उसके आगे फेंक देगा और वह चुप हो जाएगी। मीरा की आंख से एक गर्म आंसू उसके तकिए पर गिरा। यह आंसू आखिरी था। रोने वाली औरत उम्मीद में होती है, पर जब आंसू सूख जाए तो समझ लीजिए सब खत्म हो गया। मीरा ने अपनी पलकें खोली। अब उनमें कोई डर या लाचारी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी बर्फीली चट्टान जैसा इरादा था। उसने फटाफट नताशा की उस फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और पूरी प्रोफाइल को सेव कर लिया। उसने अपने फोन के नोट्स खोले और अस्पताल के एक एक बिल की डिटेल्स लिखनी शुरू की जो नेहा ने भरे थे। आज की रात दिल की धड़कन चेक करने वाली मशीन के साथ मीरा पूरी रात जागती रही। वह अब अपने पति के लौटने का इंतजार नहीं कर रही थी, वह इस इंतजार में थी कि कब वह अपने हाथों से इस सड़ी हुई शादी को दफना दे। चौथे दिन की सुबह मुंबई का आसमान और भी काला और डरावना हो गया था। अस्पताल के दरवाजे का हैंडल घुमा और खुलते ही आवाज आई जिसने मीरा की टूटी हुई नींद को जगा दिया। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके बाल आधे से ज्यादा सफेद थे। वह एक साधारण सी शर्ट पहने हुए था और उसके कंधे झुके थे, पर उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी कठोर जिंदगी को दिखा रही थी। पापा। मीरा के होठ से यह शब्द निकलते ही अटक गया। रात भर उसने जो पत्थर की तरह खुद को मजबूत किया था, वह अपने पिता की आंखों में छुपे हुए दर्द को देखकर एक पल में चूर चूर हो गया। उसने अपने उन हाथों को आगे किया
जिन पर सुइयों के निशान थे और एक बच्ची की तरह रोने लगी। शर्मा जी आगे बढ़े और उनके खुरदुरे और मजबूत हाथों ने अपनी बेटी के ठंडे हाथों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। वह जोर से रोए नहीं, पर उनकी लाल आंखें और कांपते हुए उनकी होठ सब कुछ बयान कर रहे थे। क्या तो इस अस्पताल के बिस्तर पर अकेले जान देना चाहती थी। अगर नेहा ने मुझे फोन नहीं किया होता तो तुम मुझे बताती भी नहीं। उनकी आवाज़ में बेपनाह गुस्सा था, पर उस गुस्से में एक बाप का बेहिसाब प्यार था। पुराने वक्त में उन्होंने कितना समझाया था कि इस लालची लड़के से शादी मत कर, पर बेटी प्यार में अंधी थी। उसके बाद से जो जौहर उसने बोया था वह अकेली पी रही थी। बाप के लिए अपनी बेटी को इस तरह मौत से लड़ते देखने से बड़ा अजाब कोई नहीं होता। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीरा ने अपने पिता की बाजू पर सिर रख दिया और सिसकने लगी। तभी मीरा की नज़र उठी और उसने देखा कि शर्मा जी के ठीक पीछे उनके खानदान का कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने अंदर आकर बहुत ही आराम से दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर की आवाज़ न आए। उसने एक बहुत ही महंगी और हाथ से सिली हुई डार्क ब्लू सूट पहनी थी। व्हाइट शर्ट पर टाई नहीं थी, पर उसके पूरे वजूद से एक ताकत और रुतबा झलक रहा था। खिड़की से आती हुई फीकी रोशनी उसके चेहरे की मजबूत जो लाइन पर पड़ी रही थी। मीरा के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वह भारी आंखों से हैरान रह गई। सिद्धार्थ, उसने अपने मन में उस नाम को पुकारा। सिद्धार्थ उसका कॉलेज का पहला प्यार था। वह लड़का जो 10 साल पहले उसे अपनी पुरानी साइकिल पर बिठाकर सड़कों के चक्कर लगवाता था। 10 साल पहले सिद्धार्थ पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था और दूरी और नादानियों की वजह से उन दोनों का रास्ता अलग हो गया था। मीरा ने सिर्फ इतना सुना था कि वह आजकल एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप का CEO बन चुका है और उसने मुंबई में अपना नया हेडक्वार्टर खोला है। सिद्धार्थ ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में जरा सी भी दया या भीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तरफ थी जिसे उसने बहुत गहराई में छुपा रखा था। उसने कोने में खड़ी हैरान नेहा को सिर हिलाकर अभिवादन किया और बिस्तर के पास आया। उसकी भारी आवाज़ अस्पताल के उस कमरे में गूंजी। शर्मा अंकल ने मुझे रात के 3 बजे फ़ोन किया था। अब से यहाँ का कोई भी खर्चा या टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सिद्धार्थ ने नेहा की तरफ मुड़कर किसी किंग की तरह ऑर्डर दिया। मैंने अभी डायरेक्टर से बात कर ली है। 15 मिनट में यहाँ नर्सेज आएगी और मीरा को 8वें फ्लोर के सबसे महंगे VIP प्राइवेट स्वीट में शिफ्ट किया जाएगा। नीचे बच्चे को भी एक प्राइवेट 34वें फ्लोर वाले स्पेशल इंक्यूबेटर रूम में डाल दिया गया है। बाहर 2 बाउंसर खड़े हैं। बिना मीरा की इजाज़त के यहाँ कोई कुत्ता भी अंदर नहीं आ सकता, चाहे वह खुद को उसका पति ही क्यों ना बताए। नेहा ने मुंह खुले का खुला रह गया और उसके हाथ से चम्मच गिरकर प्लेट से टकराया। एक ऐसी पूरी तैयारी और ताकतवर पेशकश जिसमें ना तो कोई ड्रामेबाजी थी, ना ही झूठे वादे। सिद्धार्थ ने सीधा अंदर आकर सारे नियमों को बदल दिया था और उस लड़की को अपने घेरे में ले लिया था जिसे वह एक बार खो चुका था। दोपहर होते होते मीरा उस शानदार VIP रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। दवाई की कड़वी महक की जगह वहाँ लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल की भी खुशबू आ रही थी। शर्मा जी सोफा पर बैठकर अपनी बेटी का माथा गीले कपड़े से पोंछ रहे थे। नेहा और सिद्धार्थ एक टेबल पर बैठे थे और उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे जो सिद्धार्थ अपने साथ लाया था। क्या तुम्हें मालूम है कि विक्रम तुम्हें छोड़कर उस अर्जेंट ट्रिप पर क्यों भागा था? सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसका एक एक शब्द पत्थर की लकीर की तरह था। मीरा ने अपने होंठ दबाए। उसे एक नई सेक्रेटरी के साथ अय्याशी करनी थी, उसे एक नई जिंदगी जीनी थी और मुझसे छुटकारा पाना था। सिद्धार्थ ने इनकार में सिर झुकाया। उसने एक लाल थप्पे वाले बैग का स्टेटमेंट निकाला और टेबल पर रख दिया। अगर बात सिर्फ अफेयर की होती तो वह तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करता। विक्रम की मीडिया कंपनी अब एक मिट्टी का खिलौना बन चुकी है जो किसी भी वक्त टूट जाएगा। उस पर बैंक का करोड़ों का लोन है जिसका उसने टैक्स तक नहीं भरा और सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने अंडरवेयर और लोन चार्ज के 1.5 करोड़ का कर्ज उठाया है अपने फेक प्रोजेक्ट के लिए। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी सांसें अटक गई। अंडरवेयर का लोन, उसे अपनी शादी की इस भयानक सच्चाई की जरा भी भनक नहीं थी। नेहा ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। इसका मतलब वह रिसोर्ट का ट्रिप कोई अय्याशी नहीं था, तो फिर वह सेक्रेटरी चुड़ैल कौन है? सिद्धार्थ ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थी। वह नताशा कोई सेक्रेटरी नहीं है, वह एक पेशेवर ठग है जो ऐसे डूबे हुए अमीरजादों को फंसाती है जिन्हें पैसे की आग लगी होती है। वह उसे लालच दे रही थी कि किसी नए करोड़पति इन्वेस्टर से मिला देगी जो उसकी कंपनी बचा लेगा। विक्रम उसे खुश रखना चाहता था ताकि वह लोन वाले को पैसे दे सके, इससे पहले कि गुण उसे घर में घुस कर सब कुछ तबाह कर दे। पर इन सब बातों का मीरा के अस्पताल में अकेले तड़पने से क्या लेना देना? नेहा अभी भी उलझी हुई थी। शर्मा जी जो अब तक चुप थे, उनकी आंखें लाल गुस्से से भर गई। उन्होंने खुनखुराते हुए कहा, यह सब मेरी वजह से है। उसे पता चल गया था कि मैंने अपना पुराना खेत बेचा है
और मेरे रिटायरमेंट के पैसे मिलाकर फिक्स डिपॉजिट बनाई है। जिस दिन उसने तुझे एयरपोर्ट छोड़ा था उससे एक दिन पहले वह मेरे घर आया था और मेरे पैर पकड़कर मुझसे वह सारे पैसे मांग रहा था। मैंने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि वह इंसान कितना बड़ा झूठा है। पर वह कमीना यहाँ तक सोच कर बैठा था कि जब मेरा नवासा दुनिया में आएगा तो वह उस मासूम बच्चे की जान का वास्ता देकर मुझे ब्लैकमेल करेगा और मुझे मजबूर करेगा कि मैं अपने बचाए हुए सारे पैसे उसके आगे फेंक दूँ। सच्चाई किसी उबलते हुए पानी की तरह मीरा के दिमाग पर गिरी। एक एक कड़ी आपस में जुड़ गई। उस बैग में बच्चे का वह पीला स्वेटर उसने इसलिए नहीं रखा था कि उसे बच्चे की फिक्र थी, बल्कि वह उसे एक हथियार की तरह ले गया था ताकि जब वह वापस आए तो रोने का नाटक करके अपने ससुर से पैसे नोच सके। उसका मीरा को एयरपोर्ट पर वाटर बैग फटने के बाद छोड़ देना सिर्फ इसलिए था क्योंकि लोन चुकाने का आखिरी वक्त आ चुका था। अगर वो अस्पताल में रुकता तो गुंडे उसे वहीं ढूंढ लेते। उसने अपने छोटे से बच्चे और पत्नी की बलि चढ़ा दी एक झूठे और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में। मीरा का दुश्मन कोई सड़क छाप औरत नहीं थी। उसका दुश्मन एक बेहद लालची और जानवर से भी घटिया सोच वाला आदमी था जो सूट और टाई पहनता था। मीरा ने आंखें बंद की। उसकी छाती बुरी तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उसे लगा था कि दर्द की आखिरी सीमा उसने देख ली है, पर उसने नहीं सोचा था कि गड्ढे के नीचे नर्क भी होता है। उसका बच्चा आरव जो नीचे ट्यूब और मशीनों के सहारे सांस ले रहा था, उसके अपने ही बाप ने उसकी मौत की डील पहले से ही तय कर रखी थी। सिद्धार्थ धीरे से उठा और मीरा के बेड के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिल्कुल मीरा की आंखों में देखा। 10 साल पहले मैंने तेरा हाथ इसलिए छोड़ा था ताकि तू एक बेहतर जिंदगी जी सके, और देख आज क्या हालत हो गई है। आज के बाद इस बच्चे की और तेरी पूरी हिफाजत मेरे जिम्मे है। ना चाहूँगा ना उसकी पूरी कंपनी और वजूद को मीठे में मिला दूंगा। यह मेरा वादा है। सिद्धार्थ का प्रोटेक्शन इतना विशाल और मजबूत था कि उस वक्त अगर कोई भी आम औरत होती तो वह उसके सीने से लगकर रोने लगती, पर मीरा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोली। पिछले 3 दिन के उस दर्द ने उसके अंदर के मोम को जलाकर एक ठंडा और नुकीला लोहा बना दिया था। नहीं, मीरा ने इनकार में से हिलाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी पर कांच की तरह चुभने वाली थी। आपका बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, पर मेरी जिंदगी का जो ये कचरा है इसे मैं अपने खुद के हाथों से साफ करूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ इस गंदे और रद्दी आदमी की वजह से मैले हो। सिद्धार्थ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने देखा कि जो नरम मिजाज लड़की पिछले समय में थी उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अब वह कोई बेचारी फूल नहीं थी, एक माँ बन चुकी थी। और जब एक माँ को कुएं में धकेला जाता है तो वह किसी भी दैत्य से ज्यादा खतरनाक बनकर निकलती है। नेहा लॉयर से बात कर आज ही, मीरा ने एक एक शब्द चबा कर बोला। डिवोर्स के पेपर बनवाओ और प्रॉपर्टी फ्रीज करने के ऑर्डर्स डालो। मीरा ने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। आज चौथा दिन था। उसके पास ठीक होने के लिए 3 दिन और थे। 7वें दिन सुबह मुंबई में घनघोर बारिश रुकी और हल्की सी धूप निकल आई। डॉक्टर ने मीरा को डिस्चार्ज दे दिया। टाँके अभी भी दर्द कर रहे थे, पर अब वह किसी के सहारे के बिना खड़ी हो सकती थी। आरव को अभी भी कुछ दिन स्पेशल केयर में रहना था। डॉक्टर का कहना था कि उसके फेफड़े ठीक से विकसित नहीं हुए थे। मीरा ने स्टेलाइजर्ड गाउन पहनकर कांच के उस पार उस छोटी सी जान को देखा। वह बच्चा इतना छोटा था जिसे सिर्फ हथेली जितना हो। उसके पूरे शरीर पर तारे लगी थी। उसकी सांस देखकर मीरा का दिल छिल जाता था। सिद्धार्थ ही उसे लेने आया था। वह उसे उसके पिता के छोटे से घर में नहीं बल्कि अपने पॉश इलाके वाले प्राइवेट और सुरक्षित फार्म हाउस पर ले गया। वहाँ फूलों की क्याही थी और हवा में शांति थी। बड़ी बड़ी वुडन खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी और किसी चिड़चिड़ेपन या रोने धोने की आवाज़ नहीं थी। नेहा ने किचन में माँ के नुस्खे वाला सूप और खाना बनाया था। सिद्धार्थ ने ध्यान से बच्चे का छोटा सा बैग टेबल पर रखा। तुम आराम से यहाँ रहो, कोई जरूरत हो तो नौकर है। सबसे पहली जरूरत यह है कि तुम ठीक से खाओ ताकि दूध बने और हम अस्पताल भेज सके। मीरा ने सिर हिलाया। उसने कोई झूठी इज्जत की खातिर इनकार नहीं किया। जब एक औरत मौत का मुंह देखकर लौटती है तो यह सब झूठे ड्रामे पीछे छूट जाते हैं। उसे इस जंगल में लड़ने के लिए सच में इस आराम की जरूरत थी। दोपहर के वक्त जब सभी लिविंग रूम में थे, टेबल पर लॉयर के द्वारा भेजे गए सभी कागजात रखे थे। एक तरफा डिवोर्स पेपर, पैसे चोरी करने के सबूत और उस रिजोर्ट की वह अयासी वाली फोटो। यह सारी चीजें बारूद की तरह इकट्ठी थी, बस आग लगाने की देरी थी। उसी वक्त मीरा का फोन जो टेबल पर पड़ा था जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। विक्रम 6 दिन और 7 रात तक मौत का खेल खेलने और गायब रहने के बाद उस इंसान ने आखिरी फोन किया था। मीरा ने उस जगमगाती स्क्रीन को देखा। उसके होंठ पर एक बर्फीली और जहरीली हंसी तैर गई। उसकी आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक शांति थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखा, मुंह पहुंचा और फोन उठाकर लाउड स्पीकर पर ऑन कर दिया।
हेलो। मीरा की आवाज़ एकदम सपाट थी। दूसरी तरफ किसी लग्जरी गाड़ी का इंजन चलने की आवाज़ आ रही थी और हॉर्न बज रहे थे। विक्रम का वही हुक्म चलाने वाला अहंकारी स्वर गूंजा, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है क्या, जो पिछले इतने दिन से फोन नहीं उठा रही और तुम्हारे बाप ने भी कॉल नहीं उठाया? क्या फिर से कोई ड्रामेबाजी शुरू की है और अपना मुंह फुलाकर मायके चली गई हो? मेरे पास इन फालतू बचकानी हरकतों के लिए वक्त नहीं है। समझ आई? विक्रम बिना रुके बोले जा रहा था। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, या अस्पताल से तुम कैसे निकली। उसके घटिया दिमागदार में एयरपोर्ट वाली घटना बस मीरा का एक नाटक था उसे रोकने के लिए। उसे लगता था कि मीरा वहां से कैब लेकर चली गई होगी और रो धोकर बैठ गई होगी। मीरा ने जवाब में एक शब्द उस पर था, फिर एयरपोर्ट पूरा घेर करके 2000 तक को नहीं कहा। विक्रम को लगा कि वह डर गई है और वह और गुस्से में दबाव बनाते हुए बोला, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं इस कंपनी को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। आज शाम को मैं मुंबई लैंड कर रहा हूँ और रात को मैंने अपने सबसे बड़े वीआईपी क्लाइंट को और इन्वेस्ट को अपने पुश्तैनी घर पर खाने पर बुलाया है। फटाफट अपना सामान उठाओ और घर वापस आओ। पूरे घर को चमका दो, सफाई करो, अच्छे कपड़े पहनो और मार्केट से महंगा मटन और नई वाइन लेकर आना। अगर आज रात मैंने इन इन्वेस्ट की डील पक्की कर ली तो मेरी कंपनी करोड़ों में खेलेगी और तुम्हारा भी फायदा होगा। इसलिए वहाँ अपना वह सड़ा हुआ रोता चेहरा मत दिखाना। मेरी इज्जत का सवाल है। बाहर बैठी नेहा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने चाकू टेबल पर पटका और फोन छीनकर गाली देने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया और सिर हिलाया। सिद्धार्थ की निगाहें मीरा पर टिकी थी। वह देखना चाहता था कि वह क्या करती है। मीरा ने लंबी सांस ली। आज उसका सीना इतना हल्का था कि हवा में उड़ सकता था। पिछले 3 साल की सारी घुटन धुएं की तरह उड़ गई थी। तुम्हारी बात पूरी हो गई, मीरा ने ऐसी हल्की आवाज में कहा जैसे वह बर्फ के टूटे टुकड़ों पर घास गिरा रही हो। विक्रम एक सेकंड के लिए अटक गया। उसने ऐसी शांत आवाज की उम्मीद नहीं की। तुम्हारी क्या बकवास चल रही है? सुनाई दे रहा है जो मैंने बोला? मुझे गुस्सा मत दिलाना। सॉरी, मीरा ने बीच में काट दिया। उसकी आवाज सीधे दिल चीर रही थी। आज रात की पार्टी के लिए मैं खाना बना रही थी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? पैसे का घमंड आ गया है क्या? विक्रम फोन में चिल्ला रहा था। नहीं, क्योंकि मैं आजकल अपने बेड रेस्ट पर हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। पर उस मुस्कान में सारा नर्क था। अपने नए पति के घर पर यह छोटे और तीखे शब्द किसी एटीएम बम की तरह विक्रम के कानों में फटे। फोन ने उस तरफ का माहौल जमा गया। नया पति, बेड रेस्ट। फोन से एक ऐसी भयानक आवाज आई जैसे विक्रम ने किसी गाड़ी को बीच सड़क पर फुल स्पीड में अचानक ब्रेक मार दिया हो। पीछे से कई सारी गाड़ियों के गाली बकने और बजते हॉर्न की आवाजें आने लगी। तू यह क्या पागलपन बक रही है? 8 महीने में कैसा बेड रेस्ट और कौन नया पति? तू मुझे पागल बना रही है ना ड्रामे कर रही है? विक्रम की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और उसमें डर साफ सुनाई दे रहा था। वह अभी भी अपने उस घमंड में जिंदा था कि पत्नी गुस्से में ऐसी बातें बोल रही है। मीरा ने कुछ और समझाने की जरूरत नहीं समझी। समझदार और कचरे के ढेर को बार बार नहीं समझाती। उसने बड़े आराम से कॉल कट कर दिया। फिर वह विक्रम के चैट बॉक्स में गई और 3 तस्वीरें सेंड कर दी जो उसने तैयार रखी थी। पहली फोटो उस नन्हे बच्चे आरव की जो इनक्यूबेटर में नलियों के सहारे मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। मॉनिटर की रोशनी में उस मासूम का सिकुड़ा हुआ चेहरा बेहद दर्दनाक लग रहा था। दूसरी फोटो अस्पताल की डिस्चार्ज समरी और एफआईआर का ड्राफ्ट जिसमें साफ लिखा था कि पत्नी एयरपोर्ट पर खून से लथबथ छोड़ी गई थी और उसके जॉइंट अकाउंट से धोखे से फ्रॉड किया गया है। तीसरी फोटो डिवोर्स का लीगल पेपर जिस पर मीरा के सिग्नेचर थे और नीचे प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर लेटर था। सेंड करते ही स्क्रीन पर डबल टिक हुआ। कुछ ही सेकंड के बाद फोन ने पागल कुत्तों की तरह वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। कॉल पर कॉल आने लगी। 10 मिस कॉल, 20 मिस कॉल, मैसेजेस की लाइन लग गई। मीरा, यह सब क्या है? मेरा बच्चा, उसे क्या हुआ? फोन उठाओ। मेरी माँ। तुम किस अस्पताल में हो? प्लीज बताओ। मीरा, भगवान के लिए बताओ तुम कहाँ हो? वह सारा अहंकार, वह सारी बदमाशी और एक मर्द का वह बेकार घमंड जिसे लगता था कि पत्नी एक पालतू कुत्ते की तरह है जिसे मारपीट कर घर के बाहर छोड़ दो और शाम को वह पूंछ हिलाते हुए वापस आ जाएगी। वह घमंड आज मिट्टी में बुरी तरह रुल गया था। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह रास्ते में मौत की नींद सुला कर आया था वह एक भूखी शेरनी बन जाएगी जो उसके गले की नसें काटने को तैयार है। मीरा उन मैसेजेस को देखती रही और उसके दिल में अजीब सा सुकून पैदा हो रहा था। पहली बार उसने अपनी ताकत पहचानी थी। उसने स्क्रीन पर ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक किया और वह नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। फोन एकदम शांत हो गया। सिर्फ बाहर चिड़ियों की आवाज आने लगी। मीरा धीरे से उठी
और उसने अपनी ड्रेस ठीक की। उसने सिद्धार्थ को देखा जो दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी आंखें रोशनी से भरी थी। सिद्धार्थ, आज रात जो नया इन्वेस्टर आपको दोस्त बनकर आने वाला था और जिसके सामने वह गिड़गिड़ाने वाला था, वह शख्स आप ही है ना? सिद्धार्थ ने सीधे खड़े होकर अपने पेन के पॉकेट्स में हाथ डाले और उसकी टूटी हुई पर एक मुस्कान आई जो किसी बिलियनर कॉर्पोरेट माफिया की होती है जब वह अपने दुश्मन का शिकार करने निकलता है। हाँ, उसने सिर हिलाया और आज रात उसे अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेरी औरत की आंख से गिरे एक आंसू की कीमत उसके खानदान की कितनी पुस्तक की चुकाएगी। सिद्धार्थ की आवाज़ में खून जमा देने वाली ठंडक थी। दूसरी तरफ मुंबई के किसी रास्ते पर गाड़ी के टायर्स भयानक आवाज़ के साथ चीखे। विक्रम ने अपनी गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में आड़ी तिरछी घुसा दी। उसकी टाई अब आधी खुली हुई थी और उसकी महंगी शर्ट पर मिट्टी लगी थी। वह भागता हुआ अस्पताल के पड़ोसी से खटकर वो कमार कर थे। विक्रम के बाद अस्पताल के पार्किंग में इमरजेंसी और मैटरनिटी वार्ड की तरफ चला। मीरा पेशेंट, वह 6 दिन पहले एडमिट हुई थी, वह कहाँ है? कौन सा रूम है? विक्रम ने रिसेप्शनिस्ट की टेबल पर अपने दोनों हाथ पटके और हाँफते लगा। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर चेक किया। सर, पेशेंट मीरा तो आज दोपहर ही डिस्चार्ज हो चुकी है। डिस्चार्ज? तुम्हारा दिमाग खराब है? विक्रम टेबल पर मुक्का मार कर चिल्लाया। मेरा बच्चा अभी इनकम्प्लीट पैदा हुआ था, वह इंक्यूबेटर में था, उसके ऐसे कैसे डिस्चार्ज दे दिया तुमने? क्या मजाक है सर? हमने नहीं, उसकी फैमिली ने उन्हें एक बहुत बड़े प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क में स्पेशल ग्लास बॉक्स में ट्रांसफ़र करवाया है, किसी दूसरे प्राइवेट केयर में जहां स्पेशल डॉक्टर साथ गए थे। उन्होंने बस सब लीगल पेपर्स पर साइन किए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने सख्त आवाज़ में कहा। प्राइवेट नेटवर्क, स्पेशल डॉक्टर? विक्रम का दिमाग असून हो गया। मीरा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसका बाप शर्मा तो एक रिटायर्ड छोटा मोटा सरकारी मुलाजिम था, उसके पास प्राइवेट कन्वॉय बुक करने का पैसा कहाँ से आया? वह पागलों की तरह अस्पताल से भागा और सीधा मीरा के फूलों की दुकान पर गया। वहाँ शटर डाउन था और उस पर नोटिस लगा था कि दुकान अनिश्चित समय के लिए बंद है। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक डर की उसकी हड्डियों में घुस गया। कहाँ गई? कहाँ ले गए उसको? विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से सिर मारा। तभी उसके दिमाग में घंटी बजी। सिर्फ एक ही जगह है, उसके बाप का छोटा सा मकान। ढलता हुआ सूरज मुंबई की तंग गलियों को धुंधला कर रहा था। शर्मा जी के छोटे से घर में अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मीरा एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी बचे हुए कपड़े एक कार्डबोर्ड के डब्बे में रख रही थी। उसे आज ही पूरी तरह सिद्धार्थ के बंगले में शिफ्ट होना था ताकि उसकी सिक्योरिटी उसे इन बदमाशों से बचा सके। सिद्धार्थ ठीक उसके बगल में खड़ा टेप लगाने में मदद कर रहा था। उसने अपनी महंगी शर्ट की स्लीव को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। दोनों के बीच शांति थी, लेकिन एक अलग ही भरोसा था। धड़ाम! लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाजा बुरी तरह टूटकर दीवार पर लगा। विक्रम हाँफता हुआ अंदर घुसा। उसके कपड़े पसीने और घबराहट से लथपथ थे। उसकी पागलों जैसी आंखें रूम में घूमी और मीरा को शांति से खड़े देखा और ठीक उसके साइड में उसने एक मर्द की चौड़ी और लंबी छाया देखी। यह क्या बेहूदी है मीरा? विक्रम चिल्लाता हुआ अंदर आया। तू बच्चा लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, कहाँ है मेरा बच्चा? मीरा टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसने जिस आदमी को कभी अपने सिर का ताज माना था, आज वो उसे एक कीड़े और कचरे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। विक्रम की शक्ल एक डरे हुए कुत्ते जैसी लग रही थी। मेरे घर में चिल्ला मत! शर्मा जी किचन से हाथ में एक लोहे का टिमटा लेकर बाहर आए। उनकी आंखें गुस्से से ज्वाला बन चुकी थी। इस घर में तेरे जैसे जल्लादों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से बाहर। आज चुप रहिए बूढ़े आदमी, मैं इसका कानूनी पति हूँ, मेरा हक बनता है। आप किस हक से इस भागोड़ी औरत को यहाँ जगह दे रहे हो जो मेरे पीठ पीछे आशिक लेकर इस कमरे में गुलछड़े उड़ा रही है? विक्रम ने जलते और कुरदुरे हुए गुस्से में गंदे शब्द निकाल दिए और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ गया। उसका ईगो उस पर हावी हो रहा था। तू कौन है बे? तू ही वह नया छमिया और आशिक है जिसका जिक्र यह फोन पर कर रही थी? तेरी तो ऐसी की तैसी करता हूँ। विक्रम अपने आपा को बैठा और उसने झटके से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ कॉलर तक पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ के लोहे जैसे मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को हवा में कैद कर लिया। सिद्धार्थ ने हल्के से उनकी कलाई को आगे की तरफ मोड़ा। आह! विक्रम दर्द से बिलखिला उठा और उसका सिर जमीन की तरफ मुड़ गया। उसका एक घुटना जमीन पर टिक गया। सिद्धार्थ ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और अपनी पर्स से एक सफेद महंगा रुमाल निकाला। उसके अपनी उंगलियों ऐसे पहुंची जैसे किसी गंदे कीड़े को छू लिया हो। किसी पर हाथ उठाने से पहले अपनी औकात और सामने वाले का चेहरा ध्यान से देख लेना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में उसको धुतकारा। उसकी आवाज सुनते ही विक्रम ने सिर उठाया। वो खंडहर जैसे घर के टूटे बल्ब की रोशनी में उसने गौर से उस मर्द को देखा।
उसकी महंगी पाटक लिपट गई। उसकी तेज आंखें, विक्रम का खून बर्फ बन गया और उसके पैरों की आवाज अटक गई। सर, सिद्धार्थ सर, आप। विक्रम हकलाया। उसकी आवाज फट चुकी थी। यह वही करोड़पति शख्स था जिसके आगे वह आज रात को नागिन की तरह लौटने वाला था और पिछले 2 हफ्तों से जिसके ऑफिस के बाहर कुत्ते की तरह इंतजार कर रहा था ताकि वह कुछ करोड़ रुपए देकर उसकी डूबती कंपनी बचा ले। यह वह आसमान था जहां तक उड़ने के सपने विक्रम देख रहा था और वह उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निकला जो अब उसके सामने एक ढाल की तरह खड़ा था। यह सदमा विक्रम के लिए किसी आसमान गिरने जैसा था। एक सेकंड पहले वह पत्नी के आगे बाप बन रहा था और अब सेकंड में वह एक कीड़े की तरह अपने घुटनों पर गिरा हुआ था। दुनिया सच में कर्म का खेल खेलती है तो लगता है तुम्हें मेरी पहचान हो गई। सिद्धार्थ एक छोटी सी टेबल पर गया और वहां रखे एक लाल स्टैंप वाले कागज को उसके मुंह के ठीक सामने फेंक दिया। तो इस नोटिस को ठीक से पढ़ लो। विक्रम ने कांपते हाथों से उस नोटिस को पढ़ा। उसमें लिखा था कि कंपनी के बोर्ड द्वारा उसके मीडिया प्रोजेक्ट की सारी फंडिंग रद्द कर दी गई है क्योंकि उनके कंपनी का बैकग्राउंड चेक पास हुआ नहीं और मॉरल कैरेक्टर फेक पाया गया है। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। विक्रम जमीन पर अपने दोनों हाथ रगड़ने लगा। और सिर्फ आपसे मुझे उम्मीद है, मेरी सारी जमीन जायदाद दांव पर लगी है। आप अपना फंडिंग मत रोकिए। हम दोनों तो बिजनेस एसोसिएट है। बिजनेस एसोसिएट? सिद्धार्थ बहुत ही दर्दनाक हंसी हंसा। एक इंसान जो अपनी 8 महीने की दर्द से तड़पती प्रेग्नेंट पत्नी को एयरपोर्ट पर रास्ते के कुत्तों के आगे छोड़ दे ताकि वह अपनी एक एटोल चालू खेल के साथ अय्याशी कर सके। एक ऐसा आदमी जो अस्पताल में भीख मांग रहे अपने सगे खून का पैसा चुरा ले। एक घटिया और मक्कार इंसान जिसकी नीयत रद्दी से भी सस्ती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जूते छूने के लायक हो? विक्रम का पूरा जिस्म ऐसे कांप रहा था जैसे उसके भूकंप घेर लिया हो। उसकी वह गंदी सच्चाई और चालाकियों जो उसे लगता था कि उसे छुपा ली है, वह आज दिन के उजाले में नंगी खड़ी थी। और एक बात, सिद्धार्थ ने थोड़ा आगे झुका, मीरा ने तुमसे जो यह कहा कि वह मेरे बेड रेस्ट पर है, यह सच है। मैंने आज उसके बच्चे को लीगल गार्डियनशिप एक्सेप्ट कर ली है कोर्ट ऑर्डर के जरिए। अगर तुम्हारी कोई भी परछाई इन दोनों के आसपास मंडराई तो मैं तुम्हें इस शहर में ऐसे गायब कराऊंगा कि पुलिस को तुम्हारी कब्र का पत्थर तक नसीब नहीं होगा। विक्रम का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने घुटनों पर चलते हुए मीरा के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मीरा, मीरा, मेरी पत्नी। मीरा, बात सुन। तू जानती है मैं फंस गया था। उस औरत ने मुझे फंसा लिया। मुझे बचा ले। वह लोन शार्क मुझसे मेरी नस नस नोच लेंगे। हमारा एक बच्चा है। प्लीज परिवार के नाम पर। मीरा ने पीछे एक कदम लिया और उसकी गंदी हथेलियों से दूर हो गई। उसका चेहरा पत्थर जैसा सपाट था। उसकी आंखों में रहम का नामो निशान नहीं था। इस बेचारी कहती लगभग से वह अब से उसे घिन आ रही थी। अपनी उस सस्ती रद्दी भाषा में मेरे बच्चे का नाम कभी मत लेना। मीरा की आवाज इतनी साफ और तीखी थी कि कान फाड़ दे। तुम्हें लगता है मैं तुमसे इनके जरिए बदला ले रही हूँ? नहीं, तुम अपने कर्मों से अपने आप गड्ढे में कूद गए जब तुमने उस दिन मेरा फोन कट किया और अपनी सेक्रेटरी की बाहों में जाने के लिए भागे। तुम्हारी बर्बादी वहीं से तय थी। कल तुम्हारे पास कोर्ट का डायरेक्ट सामना आएगा। मैं तुम्हारे उन कचरे जैसे पैसों का एक सिक्का नहीं मांगती। बस तुम हमेशा के लिए मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। मीरा मुड़ी और एकदम अदब के साथ अंदर जाने लगी। सिद्धार्थ की मौजूदगी उसकी तलवार बन गई थी, पर दुश्मन का गला उसने खुद अपने हाथों से काटा था। सिद्धार्थ ने अपने 2 तगड़े बाउंसर को इशारा किया। उन्होंने उस कीड़े को उसके कॉलर और बेल्ट से पकड़ा और घसीटते हुए कचरे के डिब्बे की तरह गली के किनारे में फेंक दिया। उसकी गालियां और रहम की भीख गली में दूर जाकर धुंधली हो गई। पर बुराई आसानी से नहीं मरती। अगली सुबह की बात है। मीरा अपनी नई और महंगी फ्लोरल और इन्वेट बुकिंग के बाहर आई जो बीच बाजार में स्थिर था। ऑपरेशन का दर्द अभी भी उसे तंग कर रहा था, पर काम करना आदत बन गया था। उसने और नेहा ने बैठकर अभी बिजनेस का हिसाब निकालना था क्योंकि प्रॉपर्टी चेक लॉयर्स आने वाले थे। लॉयर लोकेशन जी 40 साल की एक एक्सपर्ट फैमिली कोर्ट की महिला वकील थी जो सामने सारे अकाउंट रखे बैठी थी। तभी बाहर से कई गाड़ियों और बाइक की तेज ब्रेक्स बजने की आवाज आई। लोहे की आवाज के साथ शटर को किसी ने जोर से ऊपर उठाया। वह और कोई नहीं बल्कि मीरा की वह पापी सास शांति देवी थी। शांति देवी भारी जरी की साड़ी पहनी हुई थी। उनका मक्कार और घमंडी चेहरा लाल भूखा हो रखा था। उनके पीछे 15-20 रिश्तेदार थे, बुआ, मौसी और आसपास के बाजारू औरतें जिनके हाथों में उनके फोन के कैमरे पहले से चालू थे और वह रिकॉर्ड कर रहे थे। यह पूरा रास्ता पब्लिक बाजार था। सबकी निगाहें दुकान पर गड़ गई। शांति देवी ने एक लाउड आवाज में रोना शुरू किया। हे भगवान, देखो सभी लोगों, इन आंखों ने आज कैसा कलयुग देख लिया। यह है वह मेरी धर्मपत्नी बनने वाली झूठी बहू।
मेरा बेटा खून पसीना करके एक प्रोजेक्ट पास करवाने के गया था और यह यहाँ अपने पुराने आशिकों के साथ घूम रही है। चोरी छिपे पैदा हुए उस गंदे बच्चे को इसने गायब कर दिया और अपने सगे बाप को देखने नहीं दे रही। तुम लोग बताओ, ऐसे चुड़ैल को क्या चौराहे पर जलाना नहीं चाहिए? आसपास की भीड़ सुनने लगी। पीछे की एक बुआ ने फोन मीरा के मुंह पर तान दिया। हाय छी, इसकी शक्ल दिखाओ, बताओ, घर छोड़कर भाग गई, पति को बेवकूफ बना रही है, कहाँ छुपा रखा है बच्चे को, निकालो उसको। नेहा इसकी गुस्से में थी कि उसने झाड़ू पकड़ा और मार देने को उतार हो गई, पर मीरा ने अपना शांत हाथ आगे किया और उसे रोक लिया। मीरा के दिल में उस समय रोने का जरा भी आभास नहीं था। एक दिन पहले तक अगर ऐसी सांस पब्लिक में बेइज्जती करती तो वह रोती, पर वह डरपोक पत्नी उसी दिन एयरपोर्ट पर मर चुकी थी। मीरा आगे आई। उसका सपाट ठहराव एक ऊंचे आकाश जैसा था। उसने सीधे कमरे और उन बेशर्म लोगों को अपना चेहरा आराम से दिखाया। आपको अपना पोता चाहिए? मीरा ने एक साधारण आवाज में पूछा, पर सब कुछ साफ सुनाई दिया। आपको पोता इनक्यूबेटर में पानी से ज्यादा पाइप लगाकर रो रहा है क्योंकि आपके उस धर्मपति बेटे ने उसे वहां फेंक कर अपनी सेक्रेटरी के साथ रिसोर्ट में घूमने गया था। शांति देवी बौखला गई। उनका दिमाग खराब होने लगा था क्योंकि मीरा की आंखें नीचे नहीं झुकी थी। तुम झूठ बोलती हो कलंकिनी, तुम अपना अफेयर छुपाने के लिए मेरे फरिश्ते जैसे बेटे को दोष दे रही हो। वह काम से गया था। अपने लालच से तुमने खुद उस बच्चे को खतरे में डाला और उस पैसे वाले आदमी के पीछे चली गई। शांति देवी आगे बढ़ी और उन्होंने हाथ उठाकर मीरा के सामने रखे कांच के पोट को उठाकर फर्श पर पटक दिया। पूरा पोट चूर चूर हो गया। तभी लॉयर लोकेश जी अपनी जगह से खड़ी हुई। उन्होंने अपना बार काउंसलिंग आईडी कार्ड दिखाते हुए ऊंची आवाज में कहा, श्रीमती शांति देवी, मेरा नाम लोकेश है और मैं मीरा की ऑफिशियल डिवोर्स और डिफेंस सेल में वकील हूँ। आपके पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट ग्राउंड पर डैमेज किया है, हेरसमेंट किया है और मॉल लीचिंग उकसाने की कोशिश की है। इन सब के मेरे पास इनके कैमरों में लाइव फुटेज है सभी। अगर आप सबके एक आवाज़ निकाली तो मैं पीसीआर और वुमेन सेल को बुलाकर आप सबको 7 साल की नॉन बेलेबल जेल में डलवा दूंगी। पुलिस, जेल, कोर्ट यह शब्द सुनकर पीछे की औरतें घबरा गई और दबी आवाज़ों में पीछे हट गई, लेकिन सांस नहीं हारी। कोर्ट में चली जा चुड़ैल, यह तो मेरा हक है, दादी का हक, अपनी इज्जत लाऊंगी। बताओ वह बुरा कैसे है, बताओ, मुझसे प्रमाण चाहिए। मीरा ने हल्की सी हंसी निकाली। उसने अपनी जैकेट से अपना मोबाइल निकाला। उसने ब्लूटूथ स्पीकर का बटन क्लिक किया जो उसने दुकान पर रखा था। उसने फुल वॉल्यूम पर अस्पताल वाली वह पहली कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। स्पीकर से एक आवाज भीड़ में गूंजी, विक्रम मुझे बचा लो, मेरा वाटर बैग फट गया है, खून ही खून है। दुकान में बिल्कुल सुनसान शांति छा गई। भीड़ सुन्न रह गई। वाटर बैग 8 महीने में फटेगा, तुम पागल हो गई हो। ड्रामा सुन लो, मेरे पीछे मत आना, मेरा रास्ता खराब मत करना। तुम पूरे चौराहे पर सबका खून खोल गया। मौत जैसी शांति छा गई। उन औरतों ने अपने फोन नीचे कर दिए। अब वह लोग शांति देवी को नफरत और गालियों की भारी निगाहों से घूर रहे थे। हे भगवान, इसने बीच सड़क पर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे दरिंदे पर पर्दा डालकर यहाँ इसे चुड़ैल बोल रही है। बेशर्म सास। पास की एक महिला चिल्ला पड़ी। शांति देवी पूरी पीली पड़ गई और कांपने लगी। यह सब फर्जी एडिटिंग है। मेरा बेटा उधर पैसा लाने गया था अपनी कंपनी के लिए। तुम तो एक चौवनी की औरत हो, उसको प्रोजेक्ट चाहिए था। प्रोजेक्ट? मीरा आगे आई। उसने सीधा एक पासबुक उनके सीने पर फेंकी। यह आखिरी के मेरे 3,99,000 जो आपके बेटे ने उसी वक्त ये पैसे चुराए और अपनी उस सेक्रेटरी के साथ गोवा की टिकट का पेमेंट किया और 1.5 करोड़ उसने अंडरवेयर से उधार के पीछे लिए। आज वह सब कुछ उस नताशा के साथ सोकर लुटा चुका है और मुझे और मेरे बच्चे को बेचने आया था। इसे बोलते हैं काम। भीड़ और दंग रह गई। शांति देवी फंस चुकी थी। उनके गुस्से में वह पागल पर निकल आया। वह चीखने लगी, हाँ तो और कहाँ से लाएगा पैसा? तुमसे ही छीन ले गए ना, तुम्हारे पास कुछ था भी नहीं। उसने मेरे ही घर का पुश्तैनी मकान लोन वालों को बेचकर गिरवे रख दिया और 3 करोड़ लाया कि अब प्रोजेक्ट आएगा। तुम्हारे पीछे थोड़ी अपना फ्यूचर धकेल देगा मेरा बेटा। शांति देवी ने अपने होठों पर हाथ रख लिया। उन्होंने अपनी ही जुबान से अपने ही बेटे के सारे काले कारनामे उगल दिए। आस पड़ोस वालों को एक भारी गुस्सा आया कि वह दोनों माँ बेटे डाकू थे और जो एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। तभी पुलिस सायरन की आवाज बाजार में गूंजने लगी, गिरफ्तार करो इन्हें। हेरेसमेंट, तोड़फोड़ और धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने उन्हें वैन में घुसाया। कल तक जो इज्जत वाली दादी थी, अपने मुंह पर आबरू लेकर चिल्लाती थी, आज बाल बिखरे हुए क्रिमिनल की तरह जीप पर सिर झुकाकर बैठी थी। मीरा वहाँ एक मजबूत पत्थर से खड़ी थी। पूरा किस्सा उसे बहुत हल्का लग रहा था। अब अचानक लोकेश जी को किसी ने लोकल मजिस्ट्रेट एरिया से फोन किया।
मीरा लोकेश जी ने हैरानी से बताया। शांति देवी ने जिस मकान का जिक्र किया था वह सच है। विक्रम ने फ्रॉड साइन बनाकर अपने ही परिवार का करोड़ों का बंगला अंडरवर्ल्ड लोन वालों को सरेंडर कर दिया था। आज लोन चुकाने की आखिरी रात थी। आज उन गुंडों ने उस बंगले पर कब्जा कर लिया है। रात को बारिश के तूफान में एक अस्पताल की इमरजेंसी में विक्रम पसीने में लथबथ जमीन पर बैठा था। डॉक्टर बाहर आए और बोले, आपकी माँ को अचानक ब्रेन हेमरेज या पैरालिटिक अटैक आया है। पुलिस इंटरोगेशन और ट्रेस की वजह से उनका पूरा बायां हिस्सा परमानेंटली पैरालिसिस में चला गया है। स्ट्रोक की वजह से मुंह टेढ़ा हो गया है। बात करना बंद। एडवांस जरूरत पड़ेगी 1 लाख की। विक्रम के बटुओं में सिर्फ 150 थे। क्रेडिट कार्ड ब्लैक लिस्ट था। वह अपने चाचा मामू को कॉल कर रहा था, पर सब ने मुंह फेर लिया। कोई भी ऐसे बदनामी वाले आदमी को अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहता था। तभी गेट के पास 4 गुंडों ने बाइक्स रोकी। उनके लीडर ने उतरकर विक्रम के मुंह पर लात मारी और उसे कचरे की तरह जमीन पर गिरा दिया। मेरा 3 करोड़ लाओ सर, नहीं तो तुझे यहीं काट कर फेंक दूंगा। विक्रम को जमीन पर पटक कर बुरी तरह मारा गया। इस बात को 2 हफ्ते बीत चुके थे। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था और अपनी माँ के पास सुरक्षित था। सिद्धार्थ एक दिन मीरा के पास आया और बोला, सुनो, विक्रम की हड्डियां गुंडों ने तोड़ दी है। वह अस्पताल में नहीं, गटर के पास धूल में पड़ा है। उसकी माँ व्हीलचेयर पर है। सिद्धार्थ ने कुछ कागज मीरा के सामने रखे। यह उन अंडरवर्ल्ड लोन शार्क्स की लीगल प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर से मैंने उनका 3 करोड़ का पेमेंट फुल ट्रांसफर कर दिया है और सारे राइट्स कॉर्पोरेट बॉन्ड में ले लिए हैं। अब तुम्हारा पति या कोई कोर्ट उस बच्चे पर अपना हक नहीं जता सकता। तुम्हारी जिंदगी इन कुत्तों की परेशानियों से दूर है। एक और धमाका बाकी था। उस पुश्तैनी घर का बैंक नीलाम करने वाला था। 6.5 करोड़ से शुरू करके लोकेश जी ने मीरा से कहा कि वह खुद इसे इन्वेस्ट करे। हफ्ते के आखिरी तूफानी दिन मुंबई ऑक्शन हॉल नंबर 18 में मीरा एक खूबसूरत क्रीम रंग की साड़ी पहनकर शांत रूप में बैठी थी। नीलामी 8 करोड़ 9 करोड़ तक पहुंची। आखिर में मीरा की बुलंद आवाज 9.5 करोड़ की बोली लगाई, जिसके आगे किसी ने बोली नहीं बढ़ाई। वह उसी मकान की कानूनी मालकिन बन गई जहां शांति देवी कभी उसे गवार और कचरा कहकर गालियां दिया करती थी। अब सब कुछ कानूनी तौर पर उसका था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसी पुश्तैनी मकान से बैंक के अधिकारी उनका सारा सामान बाहर बारिश के पानी में फेंक रहे थे। विक्रम अपनी फटी बुनियाद में वहीं घुटनों के बल पड़ा रो रहा था। शांति देवी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी सदमे में आंसू बहा रही थी। तभी पीछे से एक काली रेंज रोवर आकर रुकी। छाता खोला गया और उसमें से सिद्धार्थ बाहर निकला। उसके पीछे मीरा पूरे श्रृंगार और एक आजाद पंछी की तरह ऊंचा सिर की आंखी गाड़ी से उतरी और सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। विक्रम पागलों की तरह गिड़गिड़ा कर बोला, तुम आ गई, मेरी पत्नी आ गई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, वह लोन वाले मुझे मार डालेंगे, अपनी सांस को संभालो। तुम जिसे पत्नी कह रहे हो वह तो उसे हवाई अड्डे के फर्श पर ही मर चुकी थी। मैं तो तुम्हारे परिवार का कचरा थी ना, यही तो थी मैं तुम्हारी नजरों में। मीरा ने सीधे उस प्रॉपर्टी के कागजात उसके मुंह के सामने खोल कर दिखाए। उसमें पहला नाम लिखा था मीरा, मकान की मालकिन। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। शांति देवी सदमे में वहीं बेहोश हो गई। तुम्हें मुझ लोगों को बाहर फेंकने में कोई सुख नहीं मिल रहा, बस कचरे को उसके सही मुकाम पर तक पहुंचना था। जो बोया है वहीं काटा है, अब तुम अपना नर्क खुद जियो। इतना कहकर मीरा गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। उसने उन्हें उनके हाल पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। 2 साल गुजर गए। आसमान नीला और साफ था। उसी पुराने घर की जगह मीरा का एक आलीशान लग्जरी बुटीक खुल चुका था। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो उसे खुशी से पापा पुकार रहा था। वहीं बाहर सड़क पर एक कचरा बीनने वाला फटहाल दाढ़ी वाला भिखारी अपना मुंह छिपाकर उन्हें देख रहा था। वह विक्रम था जो टीवी पर मीरा की कामयाबी की खबरें देखकर अब सड़क के गंदे पानी में घिसट रहा था। जो कभी पत्थर था वह अब सच में कचरा बन चुका था और जिसे उसने कचरा समझा था अब वह मोती बनकर चमक रही थी। औरत अपने जीवन में कभी भी झूठे गौरव और घमंड के आगे मत झुको। अपने आंसू पोंछो और अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ो। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान अपने हक के लिए खुद खड़ा होता है। धन्यवाद।